नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश। स्वागत है मेरे पहले व्लॉग में। अगर आपको ये पहला व्लॉग मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा। अगर ये पसंद आता है तभी दूसरा व्लॉग देखना, नहीं तो मत देखना। ओके। मेरे जीवन में जो भी मुझे अच्छे बुरे सिचुएशन में सामना करना पड़ा अभी तक, ये मैं आपके साथ पहले व्लॉग में बताने वाला हूँ। मेरा नाम गणेश दत्तात्रेय शिंदे है। मेरा पिताजी का नाम दत्तात्रेय है। मैं पंढरपुर महाराष्ट्र में पंढरपुर से हूँ। वैसे पंढरपुर के पास मेरा येवती नाम का गांव है। मेरे गांव में बहुत बड़ा लेक है, तालाब है। और ऐसा बोलते हैं कि मेरे गांव में रानी विक्टोरिया आई थी। उन्होंने वो तालाब हमारे गांव के लोगों से बनवा के लिया। और ये एक ऐतिहासिक नाम से हमारे गांव की पहचान है। सोलापुर ज़िले में उस गांव में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मैंने 10वीं तक पढ़ाई की गांव में ही। उसके बाद में 11th और 12th स्टैंडर्ड को मैं मेरे मौसी के उधर था, भालोनी में। उसके बाद मैंने 12th जैसे तैसे पास किया। उसके बाद मैंने साइंस में B.Pharm को एडमिशन लिया सातारा में, गौरीशंकर कॉलेज में। उसके बाद फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया होटल में जॉब करते करते। सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉलेज किया। उसके बाद शाम को 7 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक होटल में काम किया। होटल में पेमेंट था मुझे 3000, दिन भर कॉलेज, रात में होटल, ऐसा काम करके मैंने फर्स्ट ईयर ऐसे जैसे निकाला। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी का और मेरी बहन की शादी एक ही दिन आई थी। और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की वजह से 2 सब्जेक्ट भी बैकलॉग को थे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 101% वाइडी हो जाऊंगा काम की वजह से। घर की हालात बहुत ख़राब थी। मेरे पिताजी थोड़ा सा ड्रिंकिंग करते हैं, उसके वजह से वो घर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, वो उनकी दुनिया में धुंध रहते थे। तो जैसे तैसे फर्स्ट ईयर निकाला। उसके बाद वाईडी तो हो, मैं सेकंड सेमेस्टर को एग्ज़ाम को नहीं गया। बहन की शादी की उसी काम में सब बिजी था। उसके बाद सीधा वो कॉलेज छोड़ दिया। गांव में छोटा सा मोबाइल का दुकान डाला। मेरी 12th की स्कॉलरशिप आ गई थी 10,000 रुपीज़। मैंने गांव में छोटा सा मोबाइल का दुकान डाला। तब मुझे रिपेयरिंग नहीं आता था, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं थी। इतना था हल्का फुल्का कि घर में जो फ़ोन थे वो उसको खोलना, लगाना, जोड़ना, ये मेरा चलता रहता था। मैं ऐसे ही चीज़ें घर पे करता रहता था। तो उसके बाद मैंने स्कॉलरशिप के पैसे से दुकान खोला जैसे तैसे। और मैंने चार्जर, हेडफोन और उधर तब स्क्रीन गार्ड आते थे, ग्लास के वाले नहीं आते थे, कागज़ वाले आते थे। तब मुझे वो लगाना भी नहीं आता था। तो थोड़ा थोड़ा बेचना चालू किया। चार्जर, हेडफोन, ये वो रिपेयरिंग को आया। तो मुझे तो नहीं आता था फर्स्ट टाइम फ़ोन कैसा खोलते हैं ये भी मालूम नहीं था। अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था पास में जो कि मैं यूट्यूब से देख के उसको रिपेयर कर लूँ। बटन वाला फ़ोन था सादा। जैसा खोलने को आए वैसा खोलता था। खोलने को आए तो ठीक, नहीं तो फ़ोन ख़राब हो जाता था। उनकी बातें सुननी पड़ती थी बाद में। और अगर नहीं भी आता है एक आधा स्मार्टफोन वगैरह आता है बड़ा ज़्यादा कीमत वाला, तो मैं उसको पंढरपुर में लेके जाके उधर से एक मोबाइल शॉप वाले से रिपेयर करके उनको थोड़ा पैसा देके ऐसा चलता रहता था। वैसे मैंने ECS को एडमिशन लिया था एक कॉलेज करते करते। फर्स्ट ईयर उधर भी निकाला, उधर भी मैंने फेल हो गया, ऑल सब्जेक्ट बैकलॉग। तो मैंने सोचा कि अब कॉलेज का तो पढ़ाई लिखाई में तो इतना नहीं होने वाला अपन से, तो मैंने कॉलेज का उधर से नामो निशान मिटा दिया। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सीधा, मेरे मामा जो पूना में रहते थे, तो उनको बोला कि मुझे रिपेयरिंग सीखना है, आपके पहचान वाला कोई रहेगा तो बोल दो। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मेरे पहचान वाला एक है, तुम आ जाओ, मैं बदलता उससे बात करता है करके। मामा ने उसके साथ पहचान करवाई।
बालाजी करके है कोंडरी गांव में, श्री बालाजी मोबाइल शॉपी है, उसका भी दुकान का नाम बालाजी मोबाइल शॉपी है। तो मैंने उसके साथ में रह के 2-3 महीना काम किया। काम करते करते रिपेयरिंग सीखा। उसके बाद में मैं जो दुकान में आते थे वीवो के कंपनी के लोग, सैमसंग के कंपनी के लोग, तो सैमसंग के सर के साथ मेरी जान पहचान हो गई। उन्होंने मुझे उनके कंपनी में एज अ प्रमोटर करके जॉब दे दिया, FBA करके। मैं दूसरे के काउंटर पर जाके सैमसंग के फ़ोन से सेल करता था। उससे मुझे पेमेंट मिलता था 20,000 के आसपास, इंसेंटिव वगैरह कुल मिला के। मैंने उसमें 7-8 महीना काम किया। उसके बाद वो छोड़ दिया और वीवो में ज्वाइन किया, क्योंकि सैमसंग में सैलरी जो थी थोड़ी कम थी, बेसिक सैलरी, और इंसेंटिव अच्छा खासा आता था। फिर भी मैंने वीवो ज्वाइन किया। वीवो में 20-25 हज़ार आने लगा। तो वीवो में जॉब किया मैंने एक 8-10 महीना, ऐसा करके 1.5 साल तक मैंने सैमसंग और वीवो में काम किया। उसके बाद मैंने सोच लिया कि मेरे दिमाग में पहले से यही था कि मुझे किसी के पास काम नहीं करना है। जो भी करूँगा खुद का बिजनेस ही करूँगा, या फिर खुद का जो है मैं खुद जो कर सकता हूँ वही करूँगा। मैं किसी के नीचे काम नहीं करूँगा, मैं किसी के पास काम को नहीं जाऊँगा। ये पहले से मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो मैंने एक दुकान देखा, दुकान अच्छी थी। उन्होंने बोला कि हमारे जो कामगार है उनका और एक दुकान था। वो दुकान इसलिए बेच रहे थे क्योंकि जो काम करने वाले बंदे हैं वो ठीक से काम नहीं करते थे, बार बार गाँव चले जाते थे। इसलिए जो नया दुकान उन्होंने बनाया था वो बार बार बंद ही रहता था, तो उनको वो बेचना पड़ा। वो ऐसा सुनते सुनते मेरे कान में आया, मेरे तक वो न्यूज़ पहुंच गई कि ऐसा एक दुकान है, बेचना है। तो मैंने झट से आके उनसे बातचीत की। तो घर वालों को बुलाया, माताजी पिताजी को। मेरे पास थोड़ा सा पैसा था। हमारे जीजा जी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने ये दुकान के लिए 50,000 दिए। तो और मेरे पास भी थे 50-60 हज़ार, माता पिता ने दिया 60-70 हज़ार। ऐसा मिला के कुछ दुकान खरीदने में, दुकान बनाने में ही सब कुछ पैसा ख़त्म हो गया। तो खाली दुकान लेके तो खोल के तो नहीं बैठ सकते, उसमें कुछ तो चाहिए सेल्स करने के लिए। तो मैंने खाली 10,000 इसकी एक्सेसरीज भरी थी बॉम्बे जाके मनीष मार्केट से। तो उसमें से चालू किया दुकान मैंने। पहला साल जैसे तैसे 2019 में मैंने दुकान चालू किया। दिसंबर तक एकदम अच्छा खासा मैंने ग्रोथ किया था। बहुत धीरे धीरे एक हेडफोन लिया, वो बेचा, उसके पैसे में 2-3 हेडफोन लेके आया। ऐसा करके पूरा दुकान मैंने एक्सेसरीज से भर डाला था। और मैं रिपेयरिंग फुल सीख गया, फुल एकदम कस्टमर में। इधर कॉलेज के सामने सामने ही दुकान था ना, येवलेवाड़ी रोड पे सिंहगढ़ कॉलेज करके है, उसके बाजू में दुकान था। तो बहुत सारे दोस्त बन गए थे, वो आते थे जाते थे, मैं उनको ऐसे ही मदद कर देता था। किसी के पास पैसा कम है या फिर किसी का काम नहीं हो रहा है, ऐसा तो दुकान लेने के बाद में एक्सेसरीज भरी। उसके बाद में एक से एक उसी दुकान का पैसा दुकान में ही लगाया और दुकान बड़ा किया। और मेरे पास इतना आ रहा था पैसा कि रिपेयरिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा कस्टमर हो रहे थे। मैंने एक लड़का भी रखा काम के, वो शाम को समय मुझे कस्टमर ही हैंडल नहीं होते थे, तो लड़का रखा। उसके बाद में जनवरी में मैंने एक गुंटा जगह लेने की सोची। इधर ही पुणे में जिधर दुकान है वो उधर से थोड़ा सा आगे ऊपर 6 लाख का एक गुंटा था। तो मैंने सोच लिया कि मैं अब जगह ले लूँगा, और मैंने 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके जगह लेने की सोची, और बाकी का जो पैसा है वो EMI में भरने का सोचा। ये सब जो है फरवरी में फाइनल हुआ। मैंने जगह जाके देख भी ली, और मार्च में लॉकडाउन पड़ा। लॉकडाउन होने के बाद 3 महीना लॉकडाउन होने के बाद, उसके बाद मैं शॉप को टाइम दिया था कि इसी समय चालू करो, इस समय बंद करो, ऐसा। तो चालू
सब चल रहा था अच्छे से, लेकिन जो 3 महीने का भाड़ा था वो घर में बैठ के दे दिया। और जैसे ही चालू हुआ उसके 2-3 महीने के बाद ही अगस्त में 25 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया। स्प्लेंडर के पिछले पहिए में मेरा पैर अटक गया, पूरी तरह से हड्डी बिड्डी टूटी थी और पूरा पैर का पिछले वाला हिस्सा जो रहता ना, टाच बोलते उसको, वो पूरी उखड़ के निकल गई। और उसमें बहुत पैसा गया, 3 लाख रुपए उसमें गया, इधर से उधर से लेके वो ऑपरेशन वगैरह सब कुछ किया है। 3 ऑपरेशन थे, लास्ट वाला जो ऑपरेशन में था ना उधर तो पूरे पैसे ख़त्म हो गए, पूरे पैसे ख़त्म हो गए। माँ ने अपना सोना जो था वो गिरवी रखा। उसके बाद में तीसरा वाला जो ऑपरेशन था वो किया। वो करने के बाद में मेरे पास ना ड्रेसिंग के लिए भी पैसे नहीं थे। लास्ट में 3 महीने था बेड पर, खाली मैं उठ के बैठने लायक हो गया था, खाली बैठ रहा था, चलने को नहीं आता था। तभी मैं अगर उठता भी ना तो एक पैर पर लंगड़ाते लंगड़ाते मैं चलता था। तो डॉक्टर बोल रहा था कि 1 दिन के बाद ड्रेसिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है पैर में। तो पैसे नहीं होने के बावजूद मैंने 1 दिन के बाद एक दिन आड़ जो करनी थी ना ड्रेसिंग, वो नहीं की। 2 टाइम ऐसा हुआ तो मेरे पिताजी भी ड्रिंक करके आते थे। वो बोलते थे क्या है, कब तेरा ठीक होगा, कितना पैसा लगेगा, और थक गए हम, थक चुके हैं, तेरे कितना पैसा लगेगा, ऐसा वैसा। मेरी माँ जो है वो ऐसा नहीं बोली कभी, लेकिन पिताजी वो दारू पीते थे इसलिए वो कुछ भी बोलते थे। मैंने भी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन घर की हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ड्रेसिंग के पैसे देने के लिए 500 रुपये लगता था हर 1 दिन बाद। तो उतनी कमाई भी नहीं होती थी। माँ अगर काम को जाती है तो उसको मिलते थे 150-200 रुपये दिन के। पिताजी अगर काम को जाते हैं तो मिलते थे 500 रुपये, लेकिन वो भी घर तक नहीं आते थे क्योंकि उनका शराब को लत लगी पूरी तरह से। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं बोला नहीं, अगर माँ काम करती है तो उसका वो खुद किराना वगैरह लाएगी, घर में कुछ तो पका के खाएगी, उनका तो अच्छे से चलेगा। मेरा दुकान उधर बंद है, मैं जाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बस में बिठा के छोड़ दो, मैं दुकान पर जाऊँगा। इधर बैठने से अच्छा दुकान में बैठूँगा और दुकान चला लूँगा। मुझे खड़ा होने को नहीं आता था तब। तो मैंने दोस्त को बुलाया, यहाँ से पुणे से पंढरपुर तक वो बाइक पे आया। मैं बाइक पर बैठ के इधर आया। जब मुझे बैठने को भी ठीक से नहीं आता था तब मैं बाइक पर बैठकर 6 घंटे लगातार बाइक पर बैठकर इधर आया, कंटिन्यू 250 किलोमीटर। और दुकान में बैठने के बाद धीरे धीरे कस्टमर चालू हुए। जो पहले पुराने वाले थे उनको तो जो पैसा आ रहा था दुकान में हॉस्पिटल में, जो पैसा आ रहा है दुकान में हॉस्पिटल में, ड्रेसिंग ऐसा वैसा। और क्या होता, बहुत इन्फेक्शन हो गया था, रोड भी ज़रा थोड़े से हिल गया था, एक निचले वाला, तो वो भी ख़राब हो गया था। उधर की जख्म ज़रा बढ़ गई थी, वो काटना पड़ा। तो कवर होने के लिए उसका ड्रेसिंग बाद में और करने के लिए 2-3 महीना ऐसा ही गया। बाद में धीरे धीरे कम होता गया। और उसके बाद दुकान अच्छे से चालू किया। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर से पुणे महानगर पालिका के अतिक्रमण की कार्रवाई हो गई। मालिक ने बताया नहीं था, दुकान के मालिक ने। दुकान को भाड़ा था मुझे 10,000 रुपये उस समय। अभी भी 11,000 है, अभी भी दुकान उनका ही है, ये लिया हुआ। और दुकान को भाड़ा था 10,000। और अतिक्रमण वाले आए, उन्होंने बोला सीधा कि सामान निकाल दो। नोटिस आई थी, लेकिन मालिक ने नहीं बताया दुकान वाले ने कि भाई नोटिस आई है, कभी भी दुकान गिर सकती है, सामान नीचे कराओ। उनको तो भाड़ा मिल रहा था टाइम पर, अगर वो बोलेंगे तो उनको तो बार बार नोटिस ऐसी आ रही थी बार बार। लेकिन अगर वो बोलते कि नोटिस आ गई और हम दुकान खाली कर देते तो उनको भाड़ा मिलना बंद होता था। इसलिए उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर अचानक से 1-2 कार्रवाई करने के लिए आए तो पूरा दुकान में से सामान निकाला।
तो सामान निकाला, फिर उन्होंने दुकान का शटर खाली गिराया। मेरे इतना कर्जा हो गया था कि अब क्या होगा, कैसे करूँ, पैसा कैसे दूँ, दुकान तो बंद हो गया। बिजनेस के भरोसे ही मैंने ये सब किया था, दुकान अच्छा खासा चल रहा था, इसी भरोसे में सबका पैसा दे पाता था। लेकिन यही दुकान ही टूट गया तो मैं क्या करूँ, पैसे किसके कैसे दूँ लोगों को। तो बहुत डर गया मैं। तो दुकान का सामान सब निकाल के दूसरा दुकान देखने के लिए चालू किया। दुकान गिरने के बाद फिर मैंने दूसरा दुकान लिया, क्योंकि दुकान बंद करके या फिर दुकान बंद होता है तो मैं लोगों के पैसे कैसे दूँ। जो माँ का गहना गिरवी पड़ा हुआ है, या फिर जो भी मैंने हॉस्पिटल के लिए इधर से उधर से मेरे जीजा जी से पैसा लिया था 2-3 लाख रुपए कर्जा, तो ये सब मैं पैसा कैसे दूँ, जो 2-3 कंपनी के लोन भी लिए हुए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये पैसे कैसे दूँ, क्या करूँ। तो मैंने दुकान बंद करना नहीं सोचा, दूसरा दुकान लिया। सोचा अगर ये गिरता है तो ठीक, मैं दूसरी जगह पर तब तक अच्छा सा बिजनेस बैठ जाएगा 1-2 महीने में, और पहले जैसा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए दूसरा दुकान शुरू किया। उधर इतना बिजनेस नहीं हो रहा था, ठीक से रेंट भी शॉप का नहीं दे पा रहा था, उधर का डिपॉजिट भी रुका हुआ था 30,000 रुपये। उन्होंने बोला कि इस महीने में, अगर पहला महीना जैसे तैसे निकाल दिया, मैंने उनको चेक दिया था कि मैं इस तारीख तक आपको डिपॉजिट कुछ तो एडजस्ट करके दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं 1 महीने में इतना पैसा कमा लूँगा 30,000, और शॉप का जो डिपॉजिट है वो दे दूँगा, दूसरे नया वाला जो लिया था। तो पैसा इतना एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, और जिनसे मैंने पैसे लिए थे उधार, वो इतना प्रेशर दे रहे थे कि चाहिए मुझे, मेरा प्रॉब्लम ये है वो है, तेरे समय पर हमने तुझे दिया, तुझे देना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत प्रेशर था। बहुत दिन के 10-10 20-20 कॉल आ रहे थे। तो सोचा क्या करूँ। तो वो दुकान भी ठीक से नहीं चल रहा था, ऊपर से डिपॉजिट भी नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि ये दुकान मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने वो दुकान बंद किया। घर वाले भी बोल रहे थे तू पुणे में जाके कुछ नहीं कर सकता। उनको पता था कि कितने मुसीबतें आके गई है मेरे ऊपर, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि तू उधर कुछ नहीं कर सकता, तू इधर आ ले, इधर कुछ 10-12 हज़ार की नौकरी तुझे ढूंढ के दे देंगे, वो ठीक से कर ले, उधर रेंट नहीं देना पड़ेगा तुझे, घर का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, दुकान का भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, तुझे दुकान ही डालना है तो गांव में डाल। मैंने बोला कि गांव में दुकान डालने पर कुछ नहीं होता, अच्छी जो बहुत बड़ा कुछ तो करके दिखाने का है, वो गांव में दुकान डालने पर नहीं होगा। गांव की जो लोक संख्या है वो 3,000 तक है, 2-3 हज़ार तक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा अच्छा खासा घर चलता, मैं अच्छा खासा जो निजी ज़िंदगी है वही ठीक से चलती, जो बड़े बड़े सपने हैं वो तो नहीं साकार होते, दुकान जो फेमस करना है वो तो नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि गांव में दुकान डाल के तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैंने सोचा अगर इतनी सारी मुसीबतें आ रही है तो मैंने दुकान जो है बंद किया, सारा सामान जो है गांव को भेज दिया गाड़ी में। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं बहुत जल्दी सब निपटाने की कोशिश करूँगा, ताकि पहला ही ब्लॉग मैं इतना बड़ा डालूँगा तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए और अगला ब्लॉग मेरा देखोगे नहीं, ऐसा हो सकता है। तो मैं फटाफट से निपटा लेता सब। तो उसके बाद में मैंने कहाँ तक आया था, तो सब सामान लेके मैंने गांव में भेज दिया। फिर मैंने घर वाले ने दुकान भी देख लिया गांव में। मैं बोल रहा था मुझे इधर दुकान नहीं करना है, नहीं डालना है, मैं इधर नहीं कर सकता, मैं इधर रह लूँगा, मैं थोड़ा दिन रहता, जब पैसे का सब अच्छा खासा अरेंजमेंट हो जाएगा, सब मैं सबका क्लियर करूँगा, तब मैं देखता हूँ, तब तक मैं जॉब करता। ये सोच के मैंने उधर उनको मना लिया घर में, और वो बोल रहे थे कि इधर ही डालो, इधर ही डालो। उधर उन्होंने दुकान भी देख लिया था गांव में, और बोल के उनको ऐसा बोल के रखा था कि
इनको इसको दुकान दे दो चलाने के लिए, और गांव में ज़्यादा डिपॉजिट और भाड़ा नहीं रहता है। 1000 भाड़ा था, रेंट था दुकान का, और 10,000 डिपॉजिट था। लेकिन उन्होंने बोला कि हम अभी नहीं देंगे, 1 साल के बाद देंगे। तो दुकान का तो पूरा इंतज़ाम हो चुका था, और मेरा पास सामान तो ये सब फर्नीचर था ही दुकान डालने के लिए। तो घर वाले बोल रहे थे कि चालू कर। मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे पुणे में ही करना है, ताकि मुझे इधर मैं अगर शॉप चालू करूँगा तो मैं इधर ही अटका हुआ रहूँगा, इससे ही अटक के रहूँगा। तो मैंने सोचा कि सामान सब इधर ही रखा। मैंने 1 महीने तक वैसे ही गाँव में निकाला, मोबाइल बंद करके रखा। बहुत कॉल आ रहे थे, बहुत परेशान हो रहा था। कंपनी वाले तो बहुत कॉल कर रहे थे, रिश्तेदारों को कॉल रहे थे, रिश्तेदार फिर मुझे कॉल कर रहे थे माँ के फ़ोन पर, और बोल रहे थे कि ऐसा है, किस कंपनी का लोन लिया हुआ है, और हफ्ते नहीं भर रहा है, तो कंपनी हमें कॉल कर रही है। और उनको जो दिखता था ना, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी भी है उनको उनके सिस्टम पर दिखता था, वो सबको कॉल करते थे। जो मैंने मामा, काका, जीजाजी, दीदी, ऐसे नंबर जितने सेव किए थे ना, जितने नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनको सभी को कॉल जा रही थी। दादा, भाई, सबको कॉल जा रही थी। तो बहुत परेशान हो गया। मैंने मोबाइल बंद करके रख दिया, और ऐसे मैं फिर सोचा कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने वापस से पुणे छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, इधर पुणे में आया और जॉब करने लगा। तब मैं करता था वी फास्ट डिलीवरी का एक एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल कर लिया था फ़ोन में, और जो भी रहता था इधर की उधर का पार्सल दिन भर देते रहता था। फिर से मैंने सोच लिया कि मैं वीओ में जो फीबीए का जॉब था प्रमोटर, एज अ प्रमोटर मैंने जॉब फिर से ज्वाइन किया। फिर 3 महीने जॉब किया, पैसे के अरेंजमेंट किया, बहुत पैसा जो है वो चुकता किया। जो मेन थे उनको पैसा सब चुकता किया। गांव में माँ के नाम पर एक कंपनी का लोन लिया, जो बहुत चिल्ला रहे थे ना पैसे के लिए, उनको सबको पैसा दे दिया। और 3 महीने काम करने के बाद जो पैसा जमता है, पहले ही लोकेशन पर उधर ही मैंने फिर से दुकान स्टार्ट किया, और आज हुए हैं 2 मंथ्स कंप्लीट उस दुकान को। और अब मुझे इस दुकान का डिपॉजिट देना है 2 दिन के बाद। डिपॉजिट मैंने आधा दे दिया है। डिपॉजिट था 25,000, आधा दिए है, 10,000 दिया है, 15,000 देना है। और जो मालिक है ना, इन्होंने भी मुझे इस बार सपोर्ट किया कि गणेश चल ठीक है, तेरी बहुत हालत ख़राब है, मैं रोक लूँगा, 2-4 हज़ार करके 2-4 दिन में सब मुझे डिपॉजिट दे दे। तो आज तक जितने भी बड़े घटनाएं मेरे साथ घटी है, ये मैंने बता दिया है हल्के फुल्के में। फास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल का नए हो, रुको ज़रा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और अगला जो मेरा व्लॉग आएगा उसको ज़रूर देख लेना। मिलेंगे दूसरे व्लॉग में। जय हिंद।